हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये है पॉक्सो का फुल फॉर्म। अब इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ये पास किया गया 2012 में टू कॉम्प्रहेंसिवली डील विद द इशू ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑफेंसेस हो रहे थे उस समय पे, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उनको एक अलग तौर पे डील किया जाना चाहिए था और उसके लिए एक अलग एक्ट की आवश्यकता थी। तो इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया। पॉक्सो नॉट ओनली स्पेल्स out the punishment for offense but also sets out a system for support of victim। मतलब इसमें ना सिर्फ पनिशमेंट दिया गया ऑफेंसेस की, बट जो विक्टिम्स थे, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से पीड़ित थे, उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया और इम्प्रूव किया गया जो मेथड फॉर कैचिंग ऑफेंडर्स को पकड़ने के लिए मेथड्स में इम्प्रूवमेंट भी लाया गया इस एक्ट के बाद। अब ये एक इमेज है और ये इमेज बहुत अच्छी और सही बनाई गई। इससे आपको तुरंत याद हो जाएगा कि जो पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। ये कभी भी बॉय और गर्ल में भेदभाव नहीं करता है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन बी अ विक्टिम अंडर पॉक्सो एक्ट। मतलब एक बॉय भी विक्टिम हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। ये आपका पिक्चर इमेज। अब आप इस पिक्चर से हमेशा याद रखेंगे कि ये जो पॉक्सो एक्ट है वो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी पनिश्ड कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर पॉस्को एक्ट। मतलब मेल भी और फीमेल, कोई भी ऑफेंडर कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को इस एक्ट के अंतर्गत पनिश किया जा सकता है। तो मैं अभी आपको डायरेक्टली पॉक्सो एक्ट के बेयर एक्ट में नहीं ले जा रहा हूँ। हम पहले एक शॉर्ट नोट्स पे जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया नोट्स है। आप इसको NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फ्री टू डाउनलोड है। और साथ ही साथ इस एक्ट में जो जो इनके वर्ड्स हैं और जो ऑफेंसेस हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बाय पिक्चराइजेशन एंड एग्जाम्पल इसमें समझाया गया है। और इसका PDF अगर आप चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। तो पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे। अब जब ये मैं आपको ये पूरा नोट्स एक बार पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब हम बेयर एक्ट में जाएंगे ना, तो वो हमको बहुत इजी लगेगी क्योंकि इसमें हर एक चीज़ों को पहले से ही कवर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं पॉस्को एक्ट के बारे में। तो जो पॉस्को एक्ट है उसमें जो चाइल्ड का मतलब दिया हुआ है, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। जो भी व्यक्ति 18 साल के नीचे का है वो चाइल्ड कहलाएगा पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। ऑफेंडर टू could be a male or female। ऑफेंडर भी मेल या फीमेल हो सकती है। पॉस्को इज अ थस अ जेंडर न्यूट्रल लॉ। द चाइल्ड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस कुड बी अ बॉय और अ गर्ल। ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है और इसमें जो ऑफेंस है वो बॉय या फिर गर्ल किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, तो विक्टिम कोई भी हो सकता है। अब इसके बाद चलते हैं हम कि ये एक्ट में प्राइमरली 3 कैटेगरी में इसमें ऑफेंसेस को बांटा गया। 3 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। इस एक्ट में 3 कैटेगरी बांटी गई है। पहला, सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, फिर आते हैं यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी। सेक्सुअल असॉल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम अंदर डील करेंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। ये सब चीज़ों को अभी हम डील करेंगे। अब इसमें चलते हैं सेक्सुअल असॉल्ट को जानते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल असॉल्ट, टचिंग द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड विथ सेक्सुअल इंटेंट इज कॉल्ड सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब कभी भी किसी भी चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट को विथ सेक्सुअल इंटेंट अगर कोई टच करता है तो वो कहलाएगा सेक्सुअल असॉल्ट। अंडर पॉस्को एक्ट, चाइल्ड मीन्स any person below the age of 18 year. Sadly, even babies have been subjected to serve sexual assault। मतलब
यहाँ पे 18 साल के नीचे का वर्ड इसीलिए लिखा गया, और इसीलिए इसमें जो बेबीज़ होते हैं वो भी सेक्सुअल असॉल्ट अगर उनके साथ किया गया तो वो कवर हो जा रहे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, इफ़ अ पर्सन विथ सेक्सुअल इंटेंट मेक्स अ चाइल्ड टच हिज प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अनदर पर्सन, मतलब एक व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट से किसी चाइल्ड से टच करवा रहा है किसी अदर पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स को, तो वो भी सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आता है। सेक्सुअल असॉल्ट डज नॉट इन्वॉल्व पेनिट्रेशन। ये इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन वर्ड को कवर नहीं किया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन नहीं आता है। पेनिट्रेशन इज वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी और अ पार्ट ऑफ बॉडी इज इंसर्टेड इनटू द चाइल्ड। यहाँ पे पेनिट्रेशन की डेफिनेशन दी गई कि पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्ट ऑफ बॉडी को इंसर्ट किया जाए चाइल्ड के अंतर में, तो वो कहलाएगा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इज एन इवन मोर सीरियस ऑफेंस एंड हैज़ बीन डील्ड विथ सेपरेटली अंडर पॉस्को एक्ट। मतलब पेनिट्रेशन को एक अलग सेपरेटली डील भी किया गया है। और हाँ, मैं जैसे बता भी रहा था कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी होता है, तो वो हम अभी देखेंगे भी। अब इसके बाद हम चलते हैं एक एग्जाम्पल में। इस नोट्स की खासियत यही है कि इसमें ना एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लिए गए हैं और इजीली कोई भी लॉ ग्रेजुएट को समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया कि अ 16-year-old सरला यूजेज द पब्लिक बस टू गो द स्कूल। मतलब एक सरला है जो स्कूल जाने के लिए पब्लिक बस का यूज़ करती थी। बस इज़ ऑलवेज क्राउडेड एट दैट टाइम एंड शी रेयरली एवर गेट्स अ प्लेस टू सिट। और बहुत मुश्किल से उसको सीट मिलती थी उस बस में, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। एक दिन क्या हुआ, शी इज़ स्टैंडिंग इन अ क्राउडेड बस, अ मैन बिहाइंड हर प्रेसेस हिमसेल्फ अगेंस्ट हर। मतलब वो जो व्यक्ति था, जो आदमी था, उसको अपने तरफ प्रेस कर रहा था बार बार। शी ट्राइज टू मूव अवे, और वो उसको दूर भगा रही थी। बट देयर इज़ नॉट मच स्पेस फॉर हर टू मूव। और उस समय पे जहाँ पे वो खड़ी थी तो वहाँ पे बहुत पैक बस थी, क्राउडेड बस थी, तो इसीलिए उसको मूव करने में मुश्किल हो रही थी। ही देन पुट्स हिज हैंड ऑन हर ब्रेस्ट एंड स्टार्ट्स फॉन्डलिंग इट। सरला screams at him and pushes his hand away. तो जैसे ही the man says that he has done nothing wrong and that he held her only to keep from falling, मतलब वो सीधा ये बोल रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैं उसको गिरने से बचा रहा था। और ये जो बात लिखी गई है कि वो उसके ब्रेस्ट को टच कर रहा था और फॉन्डल कर रहा था, तो यहाँ पे ये जो सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस है वो हो गया। द मैन कमिटेड द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्सुअल असॉल्ट का जो वर्ड था, जो सेक्सुअल इंटेंट था, वो क्लियरली दिखा। और ऐसा करने पे जो प्राइवेट पार्ट्स थे, जो गर्ल थी वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश कर रहा था और कर भी रहा था, तो ये एक कैटेगरी आ गई सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत। और ये जो डेफिनेशन के दोनों पॉइंट को क्लियरली स्टेट करते हुए ये सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत जाता है। और इसीलिए सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट की जो डेफिनेशन होगी वो मिनिमम होगी 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट में, विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब फाइन तो देना ही होगा, प्लस मिनिमम 3 साल की सज़ा और मैक्सिमम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट बहुत टाइप के होते हैं, तो इसमें अब हम चलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। अभी हमने सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट का डेफिनेशन देखा कि सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है। अब हम चलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या बोलता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज मोर सीरियस ऑफेंस देन अ सेक्सुअल असॉल्ट। इट इन्वॉल्व्स एनी पर्सन penetrate his penis to any extent into the vagina, mouth, anus और urethra of the child। यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है हिज पेनिस इनटू, चाहे वो वेजाइना में करे, चाहे माउथ में करे, चाहे एनस में करे या फिर यूरेथ्रा में करे, और चाइल्ड के, तब ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आएगा। और यह सेम डेफिनेशन लॉ के अंतर्गत भी दी गई है और लॉ से ही ये डेफिनेशन को उठाया भी गया है। पेनिट्रेटिंग एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है।
पहले पॉइंट पे पेनिस को कवर किया, दूसरे पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट और किसी पार्ट ऑफ बॉडी को कवर किया इनटू द वेजाइना, माउथ, एनस और यूरेथ्रा ऑफ चाइल्ड। तीसरा में बता दिया अप्लाइंग वंस माउथ इनटू द वेजाइना, माउथ, एनस, यूरेथ्रा ऑफ चाइल्ड। मतलब पहला अपना पेनिस, दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट ऑफ बॉडी, और तीसरा अपना माउथ। ये तीन काम अगर कोई व्यक्ति करता है, किसी भी चाइल्ड के वेजाइना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा को टच करता है या करवाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे वो कहलाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, PSA। अभी हमने सेक्सुअल असॉल्ट की इम्प्रिजनमेंट देखी, 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा। अब इसमें हम देखते हैं जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसकी जो सज़ा होगी वो होगी मिनिमम 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर कोई करता है तो उसको मिनिमम ही 7 साल की सज़ा है और मैक्सिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद हम चलते हैं एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पे। अभी हमने सेक्सुअल असॉल्ट देखा, सेक्सुअल असॉल्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेक्सुअल असॉल्ट में अगर पेनिट्रेशन, सेक्सुअल असॉल्ट प्लस पेनिट्रेशन हो जाए तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये था सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशंस के हिसाब से। अब हम चलते हैं एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें ये बता दिया गया अगर कोई ऑफेंस सेक्सुअल असॉल्ट या फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का किया जाता है और किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, द ऑफेंस इज सेड टू बी एग्रावेटेड, दैट इज इट बिकम्स मोर सीरियस एंड द पनिशमेंट इज मच ग्रेटर। अब हम इसको आगे देखते हैं कि एग्रावेटेड होता क्या है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है। आपको अब इस इमेज को देखना है, इस इमेज से एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। अभी हमने सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था। अब इसमें आप एग्रावेटेड कैसे लगा रहे हैं। अब सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो आप लोग को क्लियर है, इसमें अपन एग्रावेटेड तब लगाएंगे जब कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट अगर किसी पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट या स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है या फिर जेल के किसी व्यक्ति के द्वारा, या फिर ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि लिस्ट में दिए हुए हैं, उनमें से अगर कोई करता है, जनरली पब्लिक सर्वेंट इसमें कवर्ड है, तो वो कहलाएगा एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब सेक्सुअल असॉल्ट एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, तब वो कहला रहा है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो हम भी जान रहे हैं, अभी पढ़े कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है। अब उसमें एग्रावेटेड वर्ड कब आ रहा है, तो जब कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट कवर किया जा रहा है, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ या जेल का स्टाफ, तब वो कहलाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये इमेज से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। मतलब अगर जिस व्यक्ति को सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन से याद हो गई, उसको एग्रावेटेड याद करने में टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें जो है ना लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से पर्सन के द्वारा जब होगा तब वो एग्रावेटेड कहलाएगा। तो पहला लिस्ट में नाम है कोई पुलिस ऑफिसर, दूसरा नाम है कोई आर्म फोर्सेस का मेंबर है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंबर है, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाता है, या फिर कोई स्टाफ ऑफ जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम या अदर प्लेसेस जहाँ पे वो कस्टडी पे हो उसके द्वारा किया जा रहा है, हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है, या फिर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके स्टाफ के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है, या फिर गैंग सेक्सुअल असॉल्ट और गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा किया जाता है, तब वो एग्रावेटेड कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई डेंजरस वीपन या ऐसा फिजिकल हार्म कर रहा है चाइल्ड को और ट्राइंग टू किल द चाइल्ड, तब भी वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आएगा और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आएगा। या फिर कोई व्यक्ति चाइल्ड को फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल्ड है,
चाइल्ड को डिसेबल में फिजिकली या मेंटली डिसेबल करना चाह रहा है, या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मतलब HIV के से इन्फ्लिक्ट करना चाह रहा है, या फिर कोई थ्रेटनिंग डिसीज है उसको देना चाह रहा है, या कोई इन्फेक्शन करना चाह रहा है चाइल्ड के साथ, तब भी वो एग्रावेटेड के अंतर्गत कवर किया जाएगा। कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबिलिटी देना चाह रहा है चाइल्ड को, या फिर रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है या रिपीटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है चाइल्ड के साथ, तब भी वो एग्रावेटेड हो रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऑफेंस ऐसे चाइल्ड के द्वारा किया जा चाइल्ड के साथ हो रहा है जो कि 12 साल से कम है, या फिर जो ऑफेंस है वो कमिट किया जा रहा है किसी रिलेटिव के द्वारा जो कि चाइल्ड का रिलेटिव है, या फिर कमिटेड बाय द ओनर और समवन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब जहाँ से जो सर्विस ले रहा है बच्चा उसके ओनर या फिर किसी मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या फिर अथॉरिटी को होल्ड करता है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन्स होती हैं, तो ये सब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट को होल्ड करते हैं, तो इनको भी इस एक्ट के अंतर्गत कवर कर दिया गया। अब आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में बताया गया है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट कमिटेड ऑन अ चाइल्ड बिलो 12 ईयर ऑफ एज अमाउंट्स टू एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब 12 साल से कम के बच्चे के साथ अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिटेड ऑन अ चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज अमाउंट्स टू एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब अगर किसी 12 साल से कम के बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। अब आपको भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के साथ साथ एग्रावेटेड को जोड़ के इसको अलग क्यों रखा गया, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की तो पनिशमेंट दी गई है। पेनिट्रेटिव की थी 7 साल मिनिमम और मैक्सिमम LI। एग्रावेटेड में जब बात आती है तो यहाँ जो पनिशमेंट्स हैं वो हैं, अगर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है तो मिनिमम 5 साल की सज़ा है, और जो कि 7 साल तक एक्सटेंड की जा रही है। मतलब जहाँ पे मिनिमम 3 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा थी सेक्सुअल असॉल्ट में, उसको बढ़ा दिया गया। यहाँ पे जब एग्रावेटेड हो रहा है तो वो 5 साल से 7 साल तक की सज़ा चले गई। अब वहीं जब हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहे हैं तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम 7 साल है और मैक्सिमम LI है। तो यहाँ पे जब वर्ड एग्रावेटेड इंक्लूड किया गया तो मिनिमम 10 साल की सज़ा हो गई, जो कि रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगा, और वहाँ पे एक्सटेंड टू LI, मतलब जो 7 साल था उसको 10 साल हो कर दिया गया, और मैक्सिमम LI एज वेल एज पेमेंट ऑफ फाइन। तो ये था पनिशमेंट में डिफरेंस। इसी वजह से एग्रावेटेड को अलग रखा गया और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट को अलग रखा गया हमेशा। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब a person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent। तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट कब एक सेक्सुअल हरासमेंट कहलाएगा कि किसी व्यक्ति ने सेक्सुअल हरासमेंट किया, जब वो व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट किया गया कि वो जब व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट से अटर एनी वर्ड्स, कोई ऐसा वर्ड या ऐसा साउंड सो एज टू हर्ट बाय द चाइल्ड, बच्चे के द्वारा सुना जाए ऐसा वो वर्ड बोलता है या फिर ऐसा साउंड निकालता है, या फिर कोई गेस्चर देता है, या कोई ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट ऑफ बॉडी को सो एज टू बी सीन बाय द चाइल्ड, पार्ट ऑफ बॉडी से कुछ ऐसा साइन दे रहा है कि बच्चा उस चीज़ों को देख रहा है, और साथ ही साथ makes the child exhibit his or her body, shows anything to the child for pornographic purpose, कोई ऐसी चीज़ दिखा रही है जो दिखाया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा जो कि pornographic purpose है, repeatedly और constantly follows और watches और contacts the child either directly or through electronic or other media, जानबूझ के बच्चे से बार बार मिलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, या फिर थ्रेटन कर रहा है कि वो मीडिया में रियल और फेक डिपिक्शन के थ्रू कोई पार्ट ऑफ बॉडी जो है चाइल्ड की उसको रिवील कर देगा, ऐसा थ्रेटन दे रहा है, या फिर एंटाइज कर रहा है चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। तो ये जब काम होगा तब ये इनमें से सेक्सुअल इंटेंट का होना ज़रूरी है, और सेक्सुअल इंटेंट होते हुए अगर ये सब कामों में से कोई एक काम भी अगर कोई पर्सन करता है तो उस व्यक्ति को
मिनिमम पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट चाइल्ड अप टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, एज वेल एज पेमेंट फॉर फाइन। अब इसका बहुत शानदार और अच्छा एग्जाम्पल इस में लिखा हुआ है, उसको हम देखते हैं। अरुण इज़ अ 25-year-old मैन। अरुण एक 25 साल का लड़का है जो कि अपने भाई के साथ रहता है और वो एक ट्रस्टेड मेंबर है फैमिली का, और वो हमेशा एक 4 साल की ओल्ड नीस मतलब भतीजी से नीना के साथ खेलता है। बट समटाइम्स व्हेन हिज सिस्टर इन लॉ इज़ बिजी, मतलब जब उसकी भाभी बिजी होती है किसी काम में एल्सवेयर एंड ही इज़ अलोन विद द चाइल्ड, और वो जब अकेले रहता है नीना के साथ, अरुण एक 25 साल का लड़का है, जब वो अपनी भतीजी नीना के साथ जो कि 4 साल की बच्ची है उसके साथ जब अकेला रहता है, तब वो नीना को बोलता है टू रिमूव हर टॉप एंड डांस टू हर फेवरेट सॉन्ग। While she does so, Arun dances along, but strokes his private part as he does so. Seeing him, Nina also dances with her hands between her legs. He tells her that this will be their own special game, and the person who cannot stop as soon as someone else comes near loses the game. तो ऐसा अगर अरुण कर रहा है तो वो कहलाएगा सेक्सुअल हरासमेंट। अरुण इज सेक्सुअली हरासिंग नीना, क्योंकि यहाँ पे अरुण का सेक्सुअल इंटेंट एकदम क्लियर दिख रहा है। अब वहीं इसके बारे में दूसरा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि जब नीना की मदर गेट्स नीना रेडी टू बाथ, शी हेल्प्स नीना टू टेक ऑफ ऑल हर क्लोथ्स एंड हेल्प टू बाथ हर। दिस इज नॉट सेक्सुअल हरासमेंट। तब अगर नीना की मम्मी उसको बाथ के टाइम पे उसके क्लोथ्स को टेक ऑफ कर रही है, तब वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं है। इसीलिए ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है इसमें सेक्सुअल इंटेंट का होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अब हम देखते हैं यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, जो पॉस्को एक्ट का जो थर्ड ऑफेंस है, जो कि एक था सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट, अब तीसरा देखते हैं यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी। कभी भी यूजिंग अ चाइल्ड इन फॉर्म ऑफ मीडिया, मतलब कभी भी अगर कोई व्यक्ति किसी भी चाइल्ड को फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए अमाउंट्स टू द ऑफेंस यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी के लिए अगर यूज़ करता है तो वो एक ऑफेंस होगा। और यहाँ पे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है? शोइंग द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ चाइल्ड, सेकेंड यूजिंग अ चाइल्ड इन रियल और सिम्युलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स with or without penetrative sexual assault. Third, showing a child in an indecent or obscene way. अगर ये सब काम हो रहा है तो वो सब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। इट डज नॉट मैटर वेदर दिस इज डन फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर पब्लिक कंजम्पशन, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए किया जाए या फिर पब्लिक कंजम्पशन के लिए किया जाए, ये मैटर नहीं करता। अगर इनमें से कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो रहा है तो आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके लिए जो पनिशमेंट बताई गई है, पनिशमेंट फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एज वेल एज पेमेंट ऑफ फाइन, और जब ऑफेंस को रिपीट किया जाता है तो इम्प्रिजमेंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा 7 years तक। स्टोरिंग फॉर कमर्शियल पर्पज एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड is punishable with imprisonment which may extend to 3 years as well as payment of fine। मतलब आप किसी कमर्शियल पर्पस के लिए कोई ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल रख रहे हैं जिसमें चाइल्ड एब्यूज या फिर चाइल्ड से रिलेटेड है, तब उसमें भी 3 years तक का पनिशमेंट है एज वेल एज पेमेंट ऑफ फाइन। अब इसके बाद हम चलते हैं मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस में ये बताया गया है कि एनी पर्सन कैन रिपोर्ट एन ऑफेंस अंडर पॉस्को एक्ट,
कोई भी पर्सन रिपोर्ट कर सकता है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत। अब अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है रिपोर्ट करने से तो उसको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन। इसके बाद इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है। सुनीता इज द मदर ऑफ 4 एंड लिव्स इन अ स्लम। 4 बच्चों की मदर हैं सुनीता। एक दिन शी वॉज कुकिंग, हर 1 year old daughter बिगेन टू क्राई। जब वो कुक कर रही थी तो उसकी एक डॉटर है वो क्राई करने लग गई, मतलब रोने लग गई। सुनीता asked her brother Roshan to pick up and the child and comfort her. Roshan carries the baby, saying he will take her out and for some fresh air. When he doesn't return for an hour, Sunita gets worried and goes looking for him. She also alerts her neighbors. After some time, Roshan is found in a deserted area in a state of undress, rubbing his genitals against the child. मतलब रोशन ने बच्चे को ये बोल के ले गया कि वो बाहर की हवा खिलाने के लिए लेकर जा रहा है बेबी को, और वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद 1 घंटे बाद जब सुनीता ने देखा कि वो वहाँ पे नहीं है, तब ढूंढने के लिए वो अपने नेबर्स को कॉल करने लगी। उसके बाद जब रोशन मिला तो वो एक ऐसे एरिया पे था जहाँ पे वो स्टेट ऑफ अनड्रेस में था और रब कर रहा था अपने जेनिटल्स को अगेंस्ट द चाइल्ड। ही हैज़ ऑल्सो स्टफ्ड अ रैग इन द चाइल्ड्स माउथ सो शी कैन नॉट क्राई। अ क्राउड गैदर्स एंड रोशन इज बिटन अप। और ये देखते ही जो क्राउड आया उसने रोशन को पीटा। ही एपोलाइजेस प्रोफेसली saying the devil had got into him and he would never do it again। मतलब उसके अंदर एक शैतान आ गया था और ये काम अब वो आइंदा से नहीं करेगा। उसने ये एपोलॉजी करी सबके सामने। उसके बाद क्या हुआ कि जो सुनीता थी, सुनीता इज outraged for her child but is presumed by her family not to report the matter as the family and the locality will get a bad reputation। मतलब वो सुनीता ऐसा लगा कि भाई अगर मैं रिपोर्ट कर देती हूँ तो उसकी रेपुटेशन पे हार्म होगा और सोसाइटी और फैमिली दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। रोशन हैज़ रिसीव्ड अ पब्लिक बीटिंग, और रोशन को एक पब्लिक से मार पड़ चुकी है और उसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी है। ये सोच के सुनीता ने रिपोर्ट नहीं की। तब सुनीता किस चीज़ के लिए लायबल है? सुनीता ने भी यहाँ पे वायलेशन किया पॉस्को एक्ट का, और इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई पर्सन जो कि चार्ज रखता है ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड फेल टू रिपोर्ट एन ऑफेंस अंडर पॉस्को एक्ट कमिटेड बाय सबऑर्डिनेट समवन ओवर हुम द पर्सन हैज़ प्रोफेशनल कंट्रोल। तो यहाँ पे जनरली जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि हॉस्टल वार्डन ये सब आ जाते हैं, जिनके पास बच्चों की कस्टडी और प्रोफेशनल कंट्रोल है, तो उनको भी पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year और विथ फाइन। तो ये था मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस। अब इसके बाद आ रहे हैं फॉल्स केसेस। फॉल्स केसेस में जनरली कुछ नहीं है। इसमें बताया कि जो कोई भी फॉल्स कंप्लेंट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा उसको 6 महीने तक की सज़ा और फाइन दिया जा सकता है। और इफ़ सच कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन गिवन अगेंस्ट अ चाइल्ड द पनिशमेंट कैन बी गो अप टू 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जब वो अगर किसी बच्चे के खिलाफ में अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई तो सज़ा 1 साल तक की हो सकती है। उसके बाद मेन इस पॉस्को एक्ट में ये है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना। नो वन शुड मेक एनी रिपोर्ट और एनी कमेंट और एनी चाइल्ड इन फॉर्म ऑफ मीडिया विदाउट हैविंग फुल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी व्यक्ति ना तो कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश करेगा ना ही कोई रिपोर्ट पब्लिश करेगा, क्योंकि इसमें जो भी एक्ट होंगे वो सबको कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अनूप एंड अखिल आर कॉलेज स्टूडेंट्स, दोनों कॉलेज स्टूडेंट है। वाइल ऑन अ ट्रैक इन अ हिली एरिया दे हियर समवन क्राइंग अलाउड। दे रश टू वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम एंड सी अ लिटिल गर्ल इन अ टेम्पर्ड क्लॉथ बीइंग मोलेस्टेड बाय अ मैन। दे शाउटेड एट द मैन एंड थ्रेटेंड हिम टू लीव द चाइल्ड अलोन। Anup take the picture of both the child and her oppressor so that
इट विल हेल्प द पुलिस टू मेकिंग एन अरेस्ट। अनूप ने ऐसा क्या बोनाफाइडली किया, मतलब अनूप जो है वो ये पिक्चर किस लिए निकाला कि उस ऑपरेसर को, जो व्यक्ति वहाँ पे ऑफेंस कर रहा था, उसको अरेस्ट किया जा सके पुलिस के द्वारा। जो मैन है वो रन अवे कर गया और अनूप और अखिल ने पुलिस को बुलाया। उसके बाद पुलिस ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनको मेडल्स वगैरह भी दिए। उसके बाद जब ऐसा हुआ तो अनूप हैड एंड ही डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट इन अ फेसबुक पोस्ट। अनूप ने ये सारा चीज़ जब उसको प्रेस किया गया, मैं जो भी उसके कॉन्ग्रेचुलेशंस पुलिस के द्वारा दी गई, उसको उसने फेसबुक पोस्ट में डाल दिया। लेकिन सम ऑफ हिज सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स डजंट बिलीव एंड एक्यूज हिम ऑफ लाइंग। अनूप देन अपलोड द पिक्चर ऑफ चाइल्ड एंड हर अटैकर एज अ प्रूफ। यहाँ पे अनूप ने गलती कर दी। अनूप ने उस सोशल मीडिया में जो लोग उसके कॉन्टैक्ट्स में थे कि वो लोग बोल रहे थे कि हम ये नहीं मानते कि तुमने ऐसा किया है, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए अनूप ने क्या कर दिया, उस पिक्चर्स को अपलोड कर दिया जो कि अटैकर के लिए उसने निकाली थी एज अ प्रूफ, मतलब अटैकर को पकड़वाने के लिए जो निकलवाई थी एज अ प्रूफ, उसको उसने डाल दिया। अनूप ने यहाँ पे वॉयलेट कर दिया पॉस्को एक्ट का और उसको भी पनिशमेंट दी जा सकती है, 1 साल तक की पनिशमेंट। तो ये था कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। तो अब इसके बाद हम चलते हैं बेयर एक्ट्स पे। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। आपको एक ट्रिक यहीं से मिलती है। जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात की जा रही है, यहाँ पे ये जो एक्ट है पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया। तो जो लेजिस्लेचर ने इसको जब पास किया और उसके बाद जो इसका इन्फोर्समेंट डेट आया, वो रखा गया, एनफोर्समेंट डेट था इसका 14 नवंबर 2012, जो कि चिल्ड्रंस डे के नाम से भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। इस डे को, इस एक्ट का जो पर्टिकुलर चिल्ड्रन को बता रहा है और पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के लिए है, तो इसीलिए इसको एनफोर्स किया गया 14 नवंबर, जो कि एक चिल्ड्रंस डे होता है। तो यहाँ से आपको एक ट्रिक याद हो जानी चाहिए कि जो पॉस्को एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट है वो है 14/11, क्योंकि वो चिल्ड्रंस डे के दिन आया था और ये एक्ट पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए बना है, तो इसलिए इसको चिल्ड्रंस डे के दिन एनफोर्स किया गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसमें कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल इसमें 9 चैप्टर और 46 सेक्शंस हैं। अब इसका जो पहला चैप्टर है वो बात करता है प्रिलिमिनरी से, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बताया जो कि चिल्ड्रन के हैं। चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं वो उसके बारे में बताया। जैसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया, फिर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया, फिर सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ये बताया चैप्टर नंबर 2, जो कि डील करता है सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 12 तक। अब इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, ये भी एक ऑफेंस है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत। तो ये चैप्टर नंबर 3 में डील किया गया, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर किसी चाइल्ड को यूज़ किया जाता है और उसका पनिशमेंट, जो कि 13 से लेकर 15 तक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। यहाँ तक सारे ऑफेंसेस कंप्लीट हो गए। जो मेजर पॉस्को एक्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया था, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए और चाइल्ड इन पोर्नोग्राफिक पर्पस, चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, इन मेजर ऑफेंसेस के लिए बनाया गया था। तो ये ऑफेंसेस चैप्टर नंबर 3 तक पूरे डील हो गए। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के बारे में बताया। जो ऑफेंस कमिट हो रहे हैं उनका अबेटमेंट और उनका अटेम्प्ट और उसकी पनिशमेंट कितनी होगी ये बताया गया, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 16 से सेक्शन नंबर 18 तक। चैप्टर नंबर 5 में बताया गया प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अब ऑफेंस हो गया, उसका अटेम्प्ट और अबेटमेंट हो गया, उसके बाद उस ऑफेंस को रिपोर्ट कैसे किया जाएगा और कैसे क्या प्रोसीजर अपनाई जाएगी, तो ये बताया गया चैप्टर नंबर 5 में, जो कि सेक्शन नंबर 19 से सेक्शन नंबर 23 तक डील करता है। उसके बाद जब रिपोर्ट होगा तो उसमें स्टेटमेंट कैसे लिया जाएगा चाइल्ड का, ये सब बताया गया चैप्टर नंबर 6 में। तो ये था सेक्शन नंबर 24 से लेकर 27 तक।
उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7 में स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बताया गया। स्पेशल कोर्ट्स मतलब अब स्टेटमेंट हो गई। अब ये ऑफेंस को ट्राई किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा ट्राई किया जाएगा। तो इसे ये जो है चैप्टर नंबर 7 स्पेशल कोर्ट 28 से लेकर 32 तक डील करता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है स्पेशल कोर्ट, जो कि 28 से 32 तक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट तो बना गया, अब इसकी जो प्रोसीजर क्या होंगे और उसकी पावर्स क्या होंगी ये बताएगा चैप्टर नंबर 8 में, जो कि सेक्शन नंबर 33 से 38 तक है। और इसी के बाद लास्ट चैप्टर बताया गया मिसलेनियस चैप्टर नंबर 9, जो कि सेक्शन नंबर 39 से लेकर सेक्शन नंबर 46 तक है, और इसमें एक शेड्यूल है। तो टोटल हमने देख लिया कि 9 चैप्टर है, 46 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। तो ये था पॉस्को एक्ट का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 में। तो पॉस्को एक्ट जो है वो एक्ट नंबर 32 है 2012 का। एक्ट नंबर 32 कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका प्रियम्बल देखते हैं। एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, ये एक्ट प्रोटेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को कौन से ऑफेंसेस से, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट, पोर्नोग्राफी, एंड प्रोवाइड कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो ये था पॉस्को एक्ट का प्रियम्बल। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी में जो सेक्शन नंबर 1 है वो ये बात करता है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, तो इसका शॉर्ट टाइटल होगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, और ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इसका एनफोर्समेंट डेट जैसे कि मैंने आपको बता चुका है 14 नवंबर 2012 था। तो आपको चिल्ड्रंस डे से इसको याद रखना है कि पॉस्को एक्ट 14/11/2012 का है। इसके बाद आते हैं इसके डेफिनेशंस में। डेफिनेशन ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस एक्ट के हिसाब से आपको एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाएगा। एक दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो सारे डेफिनेशंस को हम पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ को स्किप करेंगे। तो पहला डेफिनेशन बात करता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसमें बता दिया गया जो कि सेक्शन नंबर 5 में दिया गया वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होगा। बी में बताया गया एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि सेक्शन नंबर 9 में दिया गया है। सी में बताया गया आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। आप सी को याद रखिएगा। आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो जो आर्म फोर्सेस फॉर यूनियन आता है और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, जैसा कि शेड्यूल में दिया हुआ है वो सारी फोर्सेस इंक्लूड की जाएंगी। अब डी को भी आप याद रखिएगा 2D चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि 18 साल से कम का है। 18 साल से कम का है तो वो चाइल्ड कहलाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये चाइल्ड की डेफिनेशन आपको याद रखनी है जो कि 2D में दी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं 2DA में। 2DA में भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। 2DA जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से डील करता है। इसमें बताया गया है कोई ऐसा विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, चाइल्ड, विच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज indistinguishable from an actual child and image created, adapted or modified but appear to be depict a child। तो ये सारी चीज़ें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद 2E में आते हैं। तो 2E डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये कोई खास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। इसमें ये बता दिया गया है जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसके सेक्शन 2 क्लॉज F में जो दिया हुआ है वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहलाएगी। इसके बाद 2F में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 2G प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स होगा। 2H ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो कौन से एक्ट के अंतर्गत दी हुई है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 के अंतर्गत जो मीनिंग दी हुई है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, वही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। इसके बाद आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट जो कि सेक्शन 7 में दिया हुआ है। सेक्सुअल हैरासमेंट जो है सेक्शन 11 में दिया हुआ है। शेयर्ड हाउस होल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको भी याद रखिएगा। 2K जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स a household where the person charged with the offense lives or lived at any time in domestic relationship with the child। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि उस हाउस होल्ड में
चार्ज रखता हो बच्चों का और चार्ज विद द ऑफेंस लिव्स और हैज़ लिव्ड एट दैट टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, मतलब जब वो ऑफेंस हो रहा हो तब उस पर्सन का वहाँ पे चार्ज हो और वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप रखता हो चाइल्ड के साथ, तब वो कहलाएगा शेयर्ड हाउस होल्ड। अब आते हैं 2L में स्पेशल कोड, जो कि सेक्शन नंबर 28 में दिया हुआ है। इसके बाद बता दिया गया है 2M में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि सेक्शन नंबर 32 में दिया हुआ है। और सेक्शन नंबर 2 के जो क्लॉज 2 में ये बोल दिया गया कि जो डेफिनेशंस इस एक्ट में नहीं दी हुई हैं, लेकिन वो डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन IPC, CRPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दी हुई हैं, उनको भी यहाँ पे एज सेम मीनिंग माना जाएगा, जो कि इसमें नहीं दी हुई हैं लेकिन उसमें दी हुई है, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसमें ए है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं और चल रहे हैं सेक्शन नंबर 7 में। सी पार्ट, सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर। सेक्शन नंबर 7 सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन ये बताई गई है, हूएवर विथ सेक्सुअल इंटेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टचेस द वेजाइना, पेनिस, anus, breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involve physical contact without penetration is said to commit sexual assault। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत कि सेक्सुअल इंटेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब उस सेक्सुअल इंटेंट से कोई व्यक्ति वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट को टच करता है किसी भी चाइल्ड के, या उस चाइल्ड से टच करवाता है या किसी अदर पर्सन के पार्ट्स को टच करवाता है, तब और वो कहलाएगा सेक्सुअल असॉल्ट, लेकिन विदाउट पेनिट्रेशन। इसमें वर्ड है विदाउट पेनिट्रेशन, क्योंकि अगर पेनिट्रेशन हो जाएगा तो सेक्सुअल असॉल्ट बदल जाएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। तो सेक्शन 7 में जो सेक्सुअल असॉल्ट है, इसकी पनिशमेंट होगी नॉट लेस देन 3 ईयर विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड शेल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। अब इसमें चलते हैं हम एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। जब कोई सेक्सुअल असॉल्ट किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाए जो कि पुलिस ऑफिसर हो, पब्लिक सर्वेंट हो, या स्टाफ हो हॉस्पिटल का, या फिर जेल स्टाफ हो, तब ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में, जो कि सेक्शन नंबर 9 में बताया गया। Whoever being a police officer commits sexual assault on a child within the limits of police station or premises where he is appointed, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है, क्लॉज ए में कोई पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में किया जाए या फिर कोई प्रेमाइस में किया जाए, या फिर ऐसे प्रेमाइस ऑफ स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन, या फिर इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज। इसके बाद बताया है क्लॉज बी में, अगर कोई मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के व्यक्ति के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है within the limits of area to which he is deployed in any areas under the command or security of armed forces in the course of duties or otherwise where he is known or identified as a member of security or armed forces। तब इसके बाद बताया गया है कोई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है सेक्सुअल असॉल्ट, जेल स्टाफ या फिर मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है, रिमांड होम के स्टाफ या फिर मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन होम या फिर ऑब्जर्वेशन होम के स्टाफ या मैनेजमेंट के द्वारा अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है चाइल्ड के साथ, तब वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। या फिर मैनेजमेंट या फिर स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तब वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आ रहा है। मैनेजमेंट और स्टाफ या कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट या फिर स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है,
गैंग सेक्सुअल असॉल्ट मतलब एक या एक से ज़्यादा पर्सन ग्रुप में सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं चाइल्ड के साथ, तब वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके बाद बता दिया गया है कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट कोई डेडली वेपन, फायर, हीटेड सब्सटेंस या फिर कोरोसिव सब्सटेंस के यूज से किया जाता है चाइल्ड के साथ, तब वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आएगा। सेक्सुअल असॉल्ट से ग्रीवियस हर्ट या फिर बॉडीली हार्म या फिर इंजुरी हो रही है किसी सेक्सुअल ऑर्गन के, चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन पर, तब भी वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत कवर हो रहा है। अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट चाइल्ड के फिजिकल इनकेपेसिटी मतलब फिजिकली उसको इनकेपेबल कर रहा है या मेंटली इल कर रहा है, मेंटली इल की जो डेफिनेशन है वो 2L ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट के अंतर्गत डिफाइंड है, उसके हिसाब से अगर कोई मेंटली इल कर रहा है या इन्फ्लिक्ट कर रहा है HIV से या अदर थ्रेटनिंग डिसीजेस से या इन्फेक्शन से चाइल्ड को, तब वो भी इस एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत कवर होगा। इसके बाद हम चल रहे हैं कि जो कोई भी एडवांटेज ले रहा है चाइल्ड की मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी का और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तब भी वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आएगा। Whoever commits sexual assault on child more than one or repeatedly, एक या एक से ज़्यादा बार अगर किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है चाइल्ड के साथ, तब वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आ रहा है। जो कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट करेगा 12 साल से कम के चाइल्ड के साथ, तो भी वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। या फिर किसी रिलेटिव या फिर ब्लड या एडॉप्शन ऑफ मैरिज या फिर गार्जियनशिप से रिलेटेड अगर कोई रिलेटेड व्यक्ति डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड हु इज़ लिविंग इन द सेम और शेयर्ड हाउस होल्ड, तब भी वो व्यक्ति अगर कोई रिलेटिव या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि उस आपके पेरेंट्स के साथ रहता है, तो भी अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आएगा। मतलब एग्रावेटेड जो सेक्सुअल असॉल्ट है, इसकी डेफिनेशन को इतना वाइड रखने का मतलब ही ये है कि ये व्यक्ति को माफ़ किया जाने लायक नहीं है और इनके लिए इसीलिए अलग से पनिशमेंट बनाना ज़रूरी था, क्योंकि इनको अगर सेक्सुअल असॉल्ट में डाल देंगे नॉर्मल तो इनकी पनिशमेंट कम हो जा रही है। लेकिन जब ये ऑफेंस इतने ग्रीवियस हो रहे हैं, उनका नेचर बढ़ रहा है, तब इनकी पनिशमेंट भी बढ़ रही है और ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा, इसीलिए इनको एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत रखा जा रहा है। बीइंग एन ओनरशिप या फिर मैनेजमेंट या फिर स्टाफ किसी इसी ऐसे इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे चाइल्ड को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हॉस्टल हो गया, कोचिंग क्लासेस हो गए, तो यहाँ पे भी इनको कवर्ड किया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या फिर अथॉरिटी होल्ड करता है चाइल्ड के खिलाफ, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। या फिर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड नोइंग द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट, अगर कोई चाइल्ड प्रेग्नेंट है और ये जानते हुए भी अगर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, तो भी ये आपका एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। या फिर सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड एंड अटेम्प्ट टू मर्डर द चाइल्ड, मतलब किसी व्यक्ति ने चाइल्ड के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसको मारने की भी कोशिश करी, तब ये एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आएगा। तो ये जो वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है और कौन सा नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं एस में। जो एस क्लॉज है वो ये बात कर रहा है कि जो कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट करेगा किसी चाइल्ड के साथ इन कोर्स ऑफ कम्युनल या फिर सिक्रेटियन वायलेंस ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटी और सिमिलर सिचुएशन, मतलब कोई सुनामी या फिर अर्थक्वेक वगैरह आया हुआ है, नेचुरल कैलेमिटी है, और उसका फ़ायदा उठाते हुए चाइल्ड का सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तब वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत कवर्ड हो जाएगा। वहीं पे अगर सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है किसी चाइल्ड के साथ किसी ऐसे प्रीवियसली कन्विक्टेड व्यक्ति के द्वारा, तब भी वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। कमिटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड मेकिंग द चाइल्ड टू स्ट्रिप और परेड नेकेड इन द पब्लिक, मतलब चाइल्ड को वो स्ट्रिप कर रहा है या फिर नेकेडली परेड करवा रहा है पब्लिक में, तो भी वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत कवर हो रहा है। और जो कोई भी परसुएड, इंड्यूस, एंटाइस या फिर कोर्स करेगा चाइल्ड के साथ टू गेट एडमिनिस्टर्ड और एडमिनिस्टर्स डायरेक्ट एनीवन टू एडमिनिस्टर हेल्प इन गेटिंग एडमिनिस्टर्ड एनी ड्रग और हार्मोन or any chemical substance to the child with the intent that such child attains early sexual maturity,
मतलब उसको कोई ऐसी दवाएं या फिर ऐसा ड्रग दिया जा रहा है जिससे वो अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी में आ जाए, ऐसी दवाएं देना या उसको इंड्यूस करना, तब भी वो एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत कवर होगा। और यही एक इतनी वाइड डेफिनेशन रखी गई सेक्सुअल असॉल्ट की, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, कि इसमें जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि सेक्सुअल असॉल्ट से भी ज़्यादा हीनियस क्राइम कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट रखा गया। और इस सेक्सुअल असॉल्ट को एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट बनाने का एक ही कारण था, इसकी पनिशमेंट, क्योंकि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की जो पनिशमेंट है वो नॉट लेस देन 5 ईयर है, जो कि एक्सटेंड होगी अप टू 7 ईयर। तो इसकी जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। क्योंकि अब हमने एग्रावेटेड फॉर्म को पढ़ लिया है, तो अब हम सीधे जा सकते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है? सेक्शन 3 में बताया गया है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जब कभी भी पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन ऑफ हिज पेनिस, या फिर इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट ऑफ बॉडी, या फिर मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ बॉडी टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, और applies his mouth to penis, vagina, anus, urethra of child and to make the child to do so to such person or any other person, तब जब भी ऐसा पेनिट्रेशन, चाहे वो पेनिस से हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट से हो, चाहे वो पार्ट ऑफ बॉडी हो, या फिर वो अपना माउथ टच कर रहा हो, तब ये सारी चीज़ें कहलाएंगी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि डिफाइंड है सेक्शन नंबर 3 में। और इस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो पनिशमेंट होगी वो होगी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नॉट लेस देन 10 ईयर विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। मतलब 10 साल से लेके LI तक की सज़ा है। और यही ऑफेंस अगर ऐसे चाइल्ड के साथ होता है जो कि 16 साल से कम का है, तब ये पनिशमेंट और ज़्यादा हीनियस हो जाएगी, और नॉट लेस देन 20 ईयर विच में एक्सटेंड टू LI। मतलब अगर 16 साल से कम का बच्चा है तो उसके साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उस व्यक्ति को 20 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, जो कि एक्सटेंड की जाएगी LI तक। और इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 5 में। अभी हमने एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट देखा था, अब हम उसी के जैसे सेक्शन नंबर 5 एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने जो पॉइंटर्स हैं वो सारे के सारे सेम पॉइंटर्स हैं जो कि हमने सेक्सुअल असॉल्ट के एग्रावेटेड फॉर्म में पढ़ चुके हैं, और उसी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में भी रखा गया है। जब कभी पेनिट्रेशन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है जो कि कोई अथॉरिटी या ट्रस्ट या फिर फिड्यूशरी रिलेशंस होल्ड कर रहा है, अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट होल्ड कर रहा है चाइल्ड के सामने, वो अगर करता है तो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। इसकी जो पनिशमेंट है सेक्शन नंबर 6 में दी गई है। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट होगी नॉट लेस देन 20 ईयर विच में एक्सटेंड टू LI। यहाँ पे बता दिया गया है 20 साल से कम की सज़ा नहीं होगी, जो कि जाएगी LI तक। एग्रावेटेड फॉर्म की पनिशमेंट और ज़्यादा हार्ड है, और इसको हीनियस रखने का एक ही कारण है कि इसमें जो ऑफेंडर हैं वो माफ़ी के लायक नहीं हैं, इसीलिए इनको इतनी हीनियस पनिशमेंट देना ज़रूरी है। अब देखते हैं हम सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि सेक्शन नंबर 11 में दिया हुआ है। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब वो होता है जब कोई व्यक्ति अटर्स एनी वर्ड या फिर मेक एनी साउंड या फिर ऐसा गेस्चर या एग्जिबिट कोई ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ बॉडी किसी इंटेंशन से, जो कि कैसा इंटेंशन है, सेक्सुअल इंटेंट है। और कभी भी ऐसा व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट से कोई गेस्चर, कोई एग्जिबिट और एनी ऑब्जेक्ट या फिर कोई गेस्चर ऐसा कर रहा है जो कि चाइल्ड के द्वारा देखा जा रहा है, या फिर कोई मेक अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी सो एज टू सीन बाय सच पर्सन और अदर पर्सन। मतलब ऐसा एक्ट किया जा रहा है चाइल्ड के साथ कि उसकी बॉडी क्लियरली विजिबल है या कोई पार्ट ऑफ बॉडी विजिबल हो रही है, या फिर शोज एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाया जा रहा है चाइल्ड को इन फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, या फिर रिपीटेडली अगर वो
वॉच कर रहा है या फॉलो कर रहा है चाइल्ड को डायरेक्टली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल मीन्स से, या फिर चाइल्ड को थ्रेटन कर रहा है कि वो उसकी रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक या फिर फिल्म या फिर डिजिटल या फिर अदर मोड से उस चाइल्ड के प्राइवेट ऑर्गन्स को रिवील कर देगा, तब या फिर एंटाइस कर रहा है चाइल्ड को कि वो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए या ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, और इसमें सभी में उसका सेक्सुअल इंटेंट होना ज़रूरी है। जब कोई पर्सन सेक्सुअल इंटेंट से ये सारे काम में से कोई एक काम भी करता है तो वो सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए पनिशेबल होगा, और सेक्सुअल हैरासमेंट की जो पनिशमेंट है वो बताई गई है सेक्शन नंबर 12 में, जो कि होगी एक्सटेंड टू 3 ईयर एंड शेल लायबल फॉर फाइन, मतलब 3 साल तक की सज़ा और फाइन दिया जाएगा सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 3 यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। सेक्शन नंबर 13 में बताया गया है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। हुएवर, जो कोई भी यूज़ करता है किसी चाइल्ड को इन फॉर्म ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग प्रोग्राम ऑफ एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट और बाय टेलीविजन चैनल और इंटरनेट और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिर प्रिंटेड फॉर्म, अगर कोई भी व्यक्ति चाइल्ड को यूज़ कर रहा है फॉर pornographic purpose for the purpose of sexual gratification which includes, मतलब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है चाइल्ड को, तब वो व्यक्ति जो ऑफेंस करेगा उस ऑफेंस का नाम होगा यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, मतलब उस चाइल्ड को एज अ पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ किया गया ऐसा माना जाएगा। तो ये जो ऑफेंस है ये ऑफेंस टोटली डिपेंड करता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पर। अब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ चाइल्ड, यूसेज ऑफ चाइल्ड एंगेज्ड इन रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट, द इनडिसेंट और ऑब्सेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड। अगर ये तीनों चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ या तीनों अगर आ जाती हैं और इनको वो व्यक्ति इन फॉर्म ऑफ मीडिया, मतलब वो टेलीकास्ट कर रहा है टेलीविज़न पे या इंटरनेट पे या अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में, तब वो कहलाएगा उस चाइल्ड का यूज़ होना फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, और वो व्यक्ति गिल्टी होगा ऑफेंस ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। अब आते हैं सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 में सेक्शन नंबर 13 में जो चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है उसकी पनिशमेंट बताई गई है। सेक्शन नंबर 14 में बताया गया है कि जो पनिशमेंट होगी वो होगी नॉट लेस देन 5 ईयर, मतलब मिनिमम 5 साल तक की सज़ा होगी ही होगी, और साथ में फाइन भी इंक्लूडेड है। और अगर वही काम को वो सेकेंड या फिर सब्सिक्वेंट टाइम करता है तब उसको मिनिमम 7 साल तक की सज़ा होगी और फाइन होगा। और जब वो व्यक्ति चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हो, साथ ही साथ सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9 के अंतर्गत अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कर रहा हो, तब उसको इन एडिशन, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इन एडिशन टू द पनिशमेंट ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब जो भी ऑफेंस होगा 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10, इनमें जो भी ऑफेंस होगा वो भी इस पनिशमेंट के एडिशन के साथ लगाया जाएगा। मतलब कि जो पनिशमेंट सेक्शन नंबर 3 में दी हुई है, अगर वो भी उस एक्ट में, इस सेक्शन नंबर 13 के एक्ट में वो इंक्लूडेड है, मतलब वो किसी चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहा था, उसमें साथ में सेक्सुअल असॉल्ट भी कर रहा था, तब उसमें दोनों सेक्शंस लगाए जाएंगे, सेक्शन नंबर 13 एज वेल एज सेक्शन नंबर 5। तो ये है सेक्शन नंबर 14 का कहना। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 15 में बता दिया गया है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अगर कोई व्यक्ति स्टोर करके रखता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है, बट फेल्स टू डिलीट और डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट द सेम टू द अथॉरिटीज़, और वो अथॉरिटीज़ को नहीं बताता है, तब उस व्यक्ति को भी लायबल माना जाएगा और उसका जो फाइन होगा वो होगा 5,000 रुपये, और वो फिर से सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम पकड़ाता है तो उसका फाइन होगा 10,000 रुपये तक का। मतलब
चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को रखना भी एक जुर्म है और उसकी सज़ा है 5,000 रुपये जुर्माना, और सेकंड टाइम अगर करते हैं तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसमें यह भी बताया गया जो कोई पर्सन स्टोर और पजेस कर रहा है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को फॉर किस पर्पस के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तब उस व्यक्ति को सजा मिलेगी एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विथ फाइन, मतलब 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति उसको स्टोर और पजेस कर रहा है किसके लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, तब फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो 3 साल तक की सजा, मिनिमम 3 साल तक की सजा और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक की। और अगर सेकेंड टाइम कर रहा है और सब्सिक्वेंट टाइम कर रहा है तो मिनिमम 5 ईयर की और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की सजा दी जा सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट में। चैप्टर नंबर 4 बात करता है अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। जैसा कि आपने अबेटमेंट का डेफिनेशन पढ़ा होगा आईपीसी के सेक्शन नंबर 107 में, अबेटमेंट का डेफिनेशन जो है वही डेफिनेशन को यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अबेट कर रहा है कि ऑफेंस का, जो इंस्टिगेट कर रहा है, बाय इंस्टिगेशन हो सकता है, या फिर एंगेज है इन कॉन्स्पिरेसी, या फिर इंटेंशनली एड कर रहा है, तब ये तीनों एक्ट में से कोई भी एक्ट करता है वो व्यक्ति, तो वो ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट के लिए लायबल माना जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 17 में। सेक्शन नंबर 17 में अबेटमेंट की पनिशमेंट बता दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति अबेटमेंट के लिए लायबल या फिर रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है तब उसको पनिश किया जाएगा सेम इम्प्रिजनमेंट जो कि ऑफेंस के लिए दी गई है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 18 में, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। यहाँ पे बता दिया गया अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट कर रहा है किसी भी ऑफेंस का, तो जो अटेम्प्ट की जो पनिशमेंट होगी वो होगी हाफ ऑफ द 1/2 ऑफ द इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो कोई भी अगर ऑफेंस कर रहा है, उस ऑफेंस का अटेम्प्ट कर रहा है, तब उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा जो कि एक्सटेंड होगी, मतलब मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगी हाफ ऑफ द LI। और जब हम सेक्शन नंबर 57 ऑफ आईपीसी यूज़ करेंगे तो LI को हम 20 ईयर्स कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम कितनी हो गई अटेम्प्ट की पनिशमेंट, तो वो हो गई 10 ईयर्स। तब यहाँ पे आते हैं तो मैक्सिमम LI का हाफ और 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट, या फिर जो लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट दिया है उसका हाफ, इज द केस में बी। तो ये था अटेम्प्ट और अबेटमेंट की पनिशमेंट। अब इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। चैप्टर नंबर 5 में जो सेक्शन नंबर 19 है वो ये बताता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस में बता दिया गया है कि who has apprehension that offence under this act is likely to be committed or has knowledge that the offence has been committed। ऑफेंस होने वाला है या हो चुका है, तब वो इन्फॉर्मेशन किसको देनी होगी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को उसको इन्फॉर्म करना होगा। और जो भी रिपोर्ट दी जाएगी वो एक्सक्रिप्ट की जाएगी एन एंट्री नंबर एंड रिटर्न, मतलब उसको एक एंट्री नंबर दिया जाएगा और उसको रिटर्न में लिखा जाएगा, और उसके बाद उसको पढ़ के सुनाया जाएगा इन्फॉर्मेंट को, और शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय अ पुलिस यूनिट, और उसको एक बुक में एंटर किया जाएगा जो कि पुलिस यूनिट के द्वारा केप्ट की जाएगी, रखी जाएगी। इसके बाद बताया गया है कि वेयर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 इज गिवन बाय अ चाइल्ड, जब चाइल्ड के द्वारा अगर ये रिपोर्ट दिया गया है, मतलब जो रिपोर्ट करने वाला अगर वो व्यक्ति चाइल्ड है, तब उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा इन अ सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके, और जो चाइल्ड समझ सके उसको चाइल्ड को भी पढ़ के बताया जाएगा। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 19। और अगर चाइल्ड लैंग्वेज को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा है, क्लास 4 में, तो उसको एक ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर की मदद से समझाया जाएगा। और वहीं पे स्पेशल जो पुलिस यूनिट है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर जो लोकल पुलिस है, उसको अगर लगता है कि जो चाइल्ड है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तब वो इन राइटिंग इमीडिएटली
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड को, कहाँ पे, शेल्टर होम में भेजेंगे या नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजेंगे विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट। और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर जो लोकल पुलिस है, विदाउट अननेसेसरी डिले, मतलब बिना डिले किए 24 घंटे के अंदर अंदर उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और स्पेशल कोर्ट को, और जहाँ पे स्पेशल कोर्ट नहीं है वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को वो रिपोर्ट तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर फॉरवर्ड की जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 20 में। सेक्शन नंबर 20 में बता दिया गया ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस। यहाँ पे बताया गया है कि जब कभी भी एनी पर्सनल ऑफ मीडिया, जब मीडिया, होटल, लॉज या हॉस्पिटल या क्लब या स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़, उनको ऐसा दिखता है कि चाइल्ड को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तब उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करना होगा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को। ये ऑब्लिगेशन है मीडिया हाउसेस के लिए और स्टूडियोज़ और क्लब्स के लिए। जहाँ कहीं पे भी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे चाइल्ड का, उनको तुरंत रिपोर्ट करना होगा नियरली पुलिस को। उसके बाद बताया गया है सेक्शन नंबर 21 में पनिशमेंट। अगर सेक्शन नंबर 20 में और 19 में अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, एनी पर्सन जो कोई भी फेल हो जाता है सेक्शन 19 के क्लॉज 1 में, मतलब 19 क्लॉज 1 में वो देख रहा है कि कोई ऑफेंस हुआ है इस एक्ट के अंतर्गत और उसको वो रिपोर्ट नहीं करता है, या फिर जो मीडिया हाउसेस है वो अपनी ऑब्लिगेशन नहीं निभाते हैं, तब यहाँ पे उनको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 22 में। सेक्शन नंबर 22 में बताया गया है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई व्यक्ति फॉल्स कंप्लेंट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, तब सेक्शन 3, 5, 7 और 9 की फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, सेक्शन 3, 5, 7, 9 की फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना या फिर फॉल्स कंप्लेंट देना, किसके लिए, ह्यूमिलेट, एक्सटॉर्ट या फिर थ्रेटन या फिर डिफेम करने के लिए किसी पर्सन को, तब उस व्यक्ति को भी सज़ा हो सकती है 6 महीने तक की सज़ा और फाइन और बोथ। और यहाँ पे एक एग्जेम्पशन लगाया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी जा रही है, चाइल्ड के द्वारा, तब चाइल्ड को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसका इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी चाइल्ड के अगेंस्ट दी जा रही है, मतलब कोई ऐसा बोल रहा है कि कोई चाइल्ड ने कोई ऑफेंस किया है इस एक्ट के अंतर्गत, और उस चाइल्ड को जब ये ऑफेंस में ऐसा समझ में आता है कि वो जो कंप्लेंट है वो फॉल्स है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स है और चाइल्ड को फंसाया जा रहा है, तब यहाँ पे उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 23 में। सेक्शन नंबर 23 में बताया है प्रोसीजर फॉर मीडिया। प्रोसीजर फॉर मीडिया में बताया गया है कि अगर जो भी मीडिया हाउस है उनको मीडिया या स्टूडियो या फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ हैं, उनको चाइल्ड की प्राइवेसी को मेंटेन रखना होगा। वो चाइल्ड के बारे में कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नो रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके फ़ोटोज़, फैमिली का डिटेल, स्कूल, नेबर, अदर पर्टिकुलर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा मीडिया के द्वारा। और अगर मीडिया ऐसा पब्लिश कर देती है, कॉन्ट्रावीन करती है इस एक्ट का, तो उनको भी इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है अप टू 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ। नॉट लेस देन 6 मंथ विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, मतलब 6 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी और मैक्सिमम 1 ईयर तक की भी सज़ा दी जा सकती है मीडियाज को भी, मीडिया से रिलेटेड जो भी पर्सन है उसको, जो ऐसा कॉन्ट्रावीन करेगा इस एक्ट के और चाइल्ड की प्राइवेसी को वो डिस्क्लोज करता है तब। चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन नंबर 24 में बताया गया है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड।
चाइल्ड का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो चाइल्ड का स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा एट रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड, या फिर ऐसे प्लेस में जहाँ चाइल्ड यूजुअली रहता है, या उसकी चॉइस का प्लेस जहाँ पे उसको ठीक लगता है। और किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है? वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मतलब सब इंस्पेक्टर के रैंक के बिलो के वो पुलिस ऑफिसर नहीं होने चाहिए। और उस पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करते टाइम यूनिफॉर्म पे नहीं आना है, मतलब उसको सिविल ड्रेस पे ही उस चाइल्ड का विटनेस को, चाइल्ड के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद ये बता दिया गया कि कोई भी चाइल्ड को पुलिस स्टेशन में एट नाइट, मतलब रात के समय पे नहीं रोका जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 25 में, क्योंकि सेक्शन नंबर 24 प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंपॉर्टेंट है और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम चल रहे हैं सेक्शन नंबर 25 में, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। हम मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड कराएंगे? तो मजिस्ट्रेट का बता दिया गया कि जो चाइल्ड का स्टेटमेंट होगा वो एज पर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसा कि चाइल्ड जो जो स्टेटमेंट देगा उसको मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ये बता दिया गया है कि जो 207 जो कॉपीज़ होती हैं देने के लिए एफआईआर की, ये सब की जो फाइनल रिपोर्ट्स की जो कॉपी है, ये सब प्रोवाइड की जाएगी चाइल्ड और उसके पेरेंट्स को, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं 173 क्लोज टू चालान वगैरह के जो फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं, इन सब की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी चाइल्ड और उनके परिवार वालों को। उसके बाद सेक्शन नंबर 26 में बता दिया गया एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। कुछ एडिशनल प्रोविजंस हैं, इसमें यह बताया गया जो मजिस्ट्रेट हैं और या फिर जो पुलिस ऑफिसर है उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम जो पेरेंट्स हैं चाइल्ड के उनका होना अनिवार्य है। मतलब चाइल्ड को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले है, उसके साथ उसके पेरेंट्स या फिर कोई ऐसा रिलेटिव या फिर कोई अदर पर्सन जिसमें चाइल्ड ट्रस्ट कर सकता है उसको साथ में रखना होगा। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि अगर चाइल्ड कुछ ऐसा बोल रहा है जिसको ट्रांसलेट या उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है तो उसके लिए ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट हायर कर सकता है। उसके बाद ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर जब भी उस स्टेटमेंट को ले रहे हैं और उसमें जो चाइल्ड है वो मेंटल या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी से बिलोंग कर रहा है, तब किसी स्पेशल एजुकेटर को जो कि फैमिलियर हो या फिर ऐसा पर्सन जो उस की फैमिलियर हो उससे चाइल्ड, उसको बुला के इस फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी के होते हुए चाइल्ड का ये देखते हुए स्पेशल एजुकेटर को भी अपॉइंट करके उससे ये करवाया जा सकता है काम। मतलब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जो जो परेशानी का सामना किया जा सकता है मजिस्ट्रेट या पुलिस वालों के लिए, उसके लिए ये प्रोविजंस बना दिए गए हैं। अब इसके बाद बता दिया गया सेक्शन नंबर 27 में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड। इन सारे सेक्शंस में आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से याद रखनी है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में बता दिया गया जैसे ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन या फिर कंप्लेंट होती है उसके बाद तुरंत ही 164A का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अगर विक्टिम अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको वुमेन डॉक्टर के द्वारा ही रिसीव किया जाएगा, मतलब उसके द्वारा ही मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। यही छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 बोलता है स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। स्पेशल कोर्ट्स का क्या होगा, गठन होगा। तो यहाँ पे बताया गया है सेक्शन नंबर 28 में डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में बता दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल का एक स्पेशल कोर्ट बनाएगी और उस स्पेशल कोर्ट में ही इस एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑफेंस होंगे वो ट्राई किए जाएंगे। अब इसमें बता दिया गया है कि स्पेशल कोर्ट shall also try an offense other than offense referred under subsection 1 with which accused may be charged under CRPC be charged for at the same trial। मतलब स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर है कि इस एक्ट के जो ऑफेंसेस है उनको तो ट्रैक कर ही सकता है, साथ ही साथ उसके ऊपर कोई और भी ऑफेंसेस लगे हैं जो कि सेम ट्रायल में चार्ज किए जा सकते हैं तो उनका भी ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है उस स्पेशल कोर्ट के द्वारा। इसके बाद ये भी बता दिया गया कि जो सेक्शन नंबर 67B है IT एक्ट में,
फॉर रिलेट्स टू पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन एनी एक्ट और कंडक्ट और एनी मैनर फैसिलिटीज एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन। अगर 67B की कंप्लेन आ रही है तो वो भी इसी एक्ट के, इसी स्पेशल कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा। मतलब आईटी एक्ट का 67B भी इसी एक्ट में ट्राई किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 29 और 30। सेक्शन 29 और 30 प्रिजम्पशन लेने की बात कर रहे हैं। जो कोर्ट होगा वो प्रिजम्पशन लेगा, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। मतलब जो सेक्शन 3, 5, 7, 9 के अंतर्गत, इस एक्ट के 3, 5, 7, 9 के अंतर्गत अगर कोई एक्ट कमिट कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, या उसको अबेट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है उस ऑफेंस को कमिट करने का, तो कोर्ट ये मान के चलेगा द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, शैल प्रिज्यूम करेगा कि उस पर्सन ने जो ऑफेंस किया है, मतलब जो इस एक्ट के अंतर्गत 3, 5, 7, 9 के जो ऑफेंस हुए उसमें कोर्ट ये मान के चलेगा कि जो पर्सन कमिट किया है उसने ही वो ऑफेंस किया है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पकड़ाई में आया है और ये ऑफेंस के चार्ज लगे हैं तो वो कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसी व्यक्ति ने ही ऑफेंस किया है। तो ये शैल प्रिज्यूम है जब तक अनलेस एंड अनटिल उसको रिवर्ट ना कर दिया जाए एक्यूज के द्वारा। उसके बाद बता दिया गया है सेक्शन नंबर 30 में प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। मतलब कोर्ट ये मान के चलेगा जो व्यक्ति आया है एज एन एक्यूज्ड, उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट थी, मतलब वो क्राइम करने का मेंटल स्टेटस रखता है। तो ये कोर्ट इसको भी शैल प्रिज्यूम करके ही चलेगा। लेकिन जो एक्यूज्ड है इस बात का वो डिफेंस ले सकता है कि उसकी वो ऐसी मेंटल स्टेटस नहीं थी, और इस मेंटल स्टेटस को प्रूफ करने के लिए कोर्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होगा। मियर प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी के आधार पे उसको प्रूफ नहीं माना जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्यूज्ड आया है तो आप कैसे ही किसी के मानसिक विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन कोर्ट यहाँ पे मान के चलेगा कि भाई जिसने अपराध किया है वही ऑफेंडर है और उसकी मेंटल स्टेटस अपराध करने की है। लेकिन उसको कोर्ट को मानने के लिए उसके पास उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाना पड़ेगा। मतलब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोर्ट इस बात पे फुल एंड फाइनल है कि भाई ये बात प्रूफ हो रही है कि अपराधी की जो मेंटल स्टेटस थी वो कल्पेबल थी। लेकिन अगर कोर्ट में हल्का सा भी एक्यूज डाउट क्रिएट कर देता है कि भाई उसकी ऐसी मेंटल स्टेटस नहीं थी और वो एक समाज में अच्छा व्यक्ति है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को, कैरेक्टर को पेश करता है जिससे उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेटस प्रूफ होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तब कोर्ट मियर प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेटस को नहीं मानेगा। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 30 में। इसके बाद हम चल रहे हैं सेक्शन नंबर 31 में। सेक्शन नंबर 31 में बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी टू प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। सीआरपीसी का एप्लीकेशन होना स्पेशल कोर्ट के सामने। तो इसमें यह बोला गया है कि जो इस एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट बनाया गया है वो सीआरपीसी के रूल्स को फॉलो करेगा। उसके बाद सेक्शन 32 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी, और उस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है नॉट लेस देन 7 ईयर एज एन एडवोकेट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉस्को में अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो रहा है तो उसके लिए 7 साल तक की प्रैक्टिस अनिवार्य है। और जहाँ बात आती है सीआरपीसी की, तो उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो प्रोविजन है उसमें 10 ईयर तक का प्रोविजन दिया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कैसे स्पेशल कोर्ट रिकॉर्ड करेगा एविडेंस को और उसकी क्या पावर्स होंगे, उसकी क्या प्रोसीजर्स होंगी। तो सेक्शन नंबर 33 में चलते हैं। तो सेक्शन 33 बोलता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। सबसे पहला पावर तो उसको यही दे दिया कि भाई आप कॉग्निजेंस ले सकते हो पुलिस रिपोर्ट पे भी और कंप्लेंट पे भी। ये कंप्लेंट हो गई और इधर पुलिस रिपोर्ट पे भी। तो कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पे आप सीधा कॉग्निजेंस ले सकते हो, मजिस्ट्रेट के कमिटल की आवश्यकता नहीं है इसमें। विदाउट द एक्यूज बिंग कमिटेड इट फॉर ट्रायल, मतलब बिना कमिटल के भी आप कॉग्निजेंस ले सकते हो। ये स्पेशल कोर्ट के पास पावर दे दिया। इसके बाद बता दिया गया है कि जो स्पेशल कोर्ट होगा
उसको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स देने होंगे चाइल्ड को, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या काउंसल जो कि अक्यूज के लिए अपियर हो रहा, वो एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और चाइल्ड का करते समय जो क्वेश्चन पुट किए जाने वाले हैं चाइल्ड के सामने, उसको स्पेशल कोर्ट को भी बताना होगा कि भाई मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। उसके बाद ये बता दिया गया है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो जो कोर्ट का माहौल है उसको चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पे रखेगा, मतलब एकदम हार्श माहौल नहीं क्रिएट किया जाएगा। चाइल्ड को इजी हो और चाइल्ड अपने बयान को इजीली दे सके, इसलिए उसको चाइल्ड फ्रेंडली रखना ज़रूरी है। इसके बाद बता दिया गया जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट एंश्योर द चाइल्ड नॉट रिकॉल्ड रिपीटेडली टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। चाइल्ड को बार बार बुलाया जाना ना पड़े, ऐसा कोर्ट इंश्योर करेगा, मतलब बार बार उसको बुला के उसको टेस्टिफाई करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कोर्ट को करना होगा। उसके बाद ये बता दिया गया कि जो स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, जो आइडेंटिटी है चाइल्ड की उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के टाइम पे, ये कोर्ट को इंश्योर करना होगा। इसके बाद ये बता दिया गया है सेक्शन नंबर 34 में कि प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। यहाँ पे बता दिया गया है जब कभी भी ऑफेंस होगा इस एक्ट के अंतर्गत जो कि कमिट किया गया है चाइल्ड के द्वारा, और वो चाइल्ड डील विद द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, अगर ऑफेंस जो है वो चाइल्ड के द्वारा कमिट किया गया तो जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत उसको ट्राई किया जाएगा। उसके बाद ये बता दिया गया कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है स्पेशल कोर्ट के सामने कि जो पर्सन आया है एज एन एक्यूज वो चाइल्ड है या नहीं है, तब यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट है वो आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ अबाउट द एज ऑफ सच पर्सन एंड इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग रीजन ऑफ सच डिटर्मिनेशन, स्पेशल कोर्ट डिटरमाइन करेगा और उस रीजन्स को रिकॉर्ड करेगा। ये है सेक्शन नंबर 34। अब आते हैं सेक्शन नंबर 35 में। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको याद रखना है कि पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। स्पेशल कोर्ट जिस दिन कॉग्निजेंस लिया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही चाइल्ड का जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और वो रिकॉर्ड किया जाएगा स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही। और स्पेशल कोर्ट जब कॉग्निजेंस लिया है उसके 1 साल के अंदर अंदर ही उसको वो केस को कंप्लीट करना होगा पूरे ट्रायल को इस एक्ट के अंतर्गत। तो इस एक्ट के अंतर्गत 2 चीज़ें मैंडेटरी बना दी गई। तो स्पेशल कोर्ट को 1 साल के अंतर्गत उस पूरे केस को, ट्रायल को कंप्लीट करना होगा, और वहीं जब बात आ रही है एविडेंस रिकॉर्ड करने की तो उसको 30 दिन के अंदर उसका एविडेंस को रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 36 में। सेक्शन नंबर 36 में चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, मतलब जब भी चाइल्ड को टेस्टिफाई किया जा रहा है तो उसको एक्यूज का एक्सपोजर ना हो, ये स्पेशल कोर्ट को इंश्योर करना होगा कि चाइल्ड के सामने एक्यूज पेश ना किया जाए और एक्यूज का से उसका सामना ना हो। उसके बाद सेक्शन नंबर 37 में आते हैं। सेक्शन नंबर 37 में बताया गया है ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, मतलब पूरी की जो पूरी प्रोसीडिंग है वो इन कैमरा होगी, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन हुम चाइल्ड हैज़ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, मतलब बाहरी लोगों को नहीं अलाउ किया जाएगा इस प्रोसीडिंग को सुनने के लिए और देखने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट हैं और जो इस केस से संबंधित हैं उन्हीं को ही कोर्ट के अंदर अलाउ किया जाएगा। इसी को बोला जाता है इन कैमरा प्रोसीडिंग। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 38 में। एजिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट वाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे बता दिया गया कि एजिस्ट या एक्सपर्ट और इंटरप्रेटर की मदद ली जा सकती है जब भी चाइल्ड का वे एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा हो। तो ये था सेक्शन नंबर 38। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 39 में, जो कि डील करता है चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस। चैप्टर नंबर 9 जो है वो लास्ट चैप्टर है इस एक्ट का, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पे ध्यान देना है। इसमें सेक्शन नंबर 39 में बताया गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। इसमें बता दिया गया है कि जो एक्सपर्ट्स को असिस्टेंस लिया जा रहा है इस केस में, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए एक गाइडलाइन प्रिपेयर करेगी फॉर द यूज़ ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस
professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child. यहाँ पे बता दिया गया है कि चाइल्ड से मतलब जब भी डील करने के लिए जो एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन प्रिपेयर करेगी और जो रिलेटेड पर्सन्स है उनको एज एन इंटरप्रेटर और एक्सपर्ट्स बुला सकती है। इसके बाद सेक्शन नंबर 40 चलते हैं। सेक्शन नंबर 40 में बता दिया गया है राइट्स ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। मतलब यहाँ पे जो सेक्शन 301 ऑफ CRPC है उसका पावर चाइल्ड को भी दिया गया है कि जो फैमिली या फिर गार्जियन है चाइल्ड के वो किसी और लीगल काउंसिल की भी मदद ले सकते हैं जो उनके चॉइस का हो और जो उनको ठीक लगता हो उसकी भी वो इस केस में मदद ले सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। सेक्शन नंबर 3 से लेकर 13 तक के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं करेंगे जब मेडिकल एग्जामिनेशन चाइल्ड के कंसेंट से हो रहा है और उस चाइल्ड के विद कंसेंट ऑफ पेरेंट और गार्जियन। चाइल्ड का मेडिकल ट्रीटमेंट विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट और गार्जियन की मदद से हो रहा है तब यहाँ पे सेक्शन 3 to 13 अप्लाई नहीं होंगे। इसके बाद बता दिए कि सेक्शन 42 अल्टरनेट पनिशमेंट। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत तो पनिशमेंट मिल ही रही है और अगर कोई ऑफेंस कर रहा है और वो ऑफेंस पनिशेबल है अंडर 166A, 354A, 354B, C, D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376AB, 376B, 377, 376C, 376D, 376DA और 376DB और 376E और 509 और 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अगर इन ऑफेंस में भी ऑलरेडी पनिश किया जा सकता है तो इस एक्ट में तो पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ इन ऑफेंसेस में अगर कोई अपराध हुआ है तो उसमें भी पनिशमेंट दी जा सकती है। इसको एक्ट बार नहीं करता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर जो व्यक्ति है जो ऑफेंडर है वो अगर पाया जाता है कि इस एक्ट में उसने कोई अपराध किया है और साथ ही साथ कोई ऐसा अपराध जो IPC में भी है या फिर IT एक्ट के 67B में भी आ रहा है तब भी उसको वहाँ पे भी पनिशमेंट दी जा सकती है, उस पर ऐसा कोई रोक नहीं लगाया गया है। इसीलिए सेक्शन 42 अल्टरनेट पनिशमेंट की बात करता है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 42A में एक्ट नॉट इन डेरोगेशन विथ अदर लॉ। तो इसका सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 43 में बता दी गई पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दिस एक्ट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मेजर्स लेगी कि वो इस एक्ट की पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाए, मतलब अवेयर करे पब्लिक्स को कि भाई ऐसा भी एक्ट है जो चाइल्ड के राइट्स के बारे में बात करता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 44 मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। सेक्शन नंबर 44 में बता दिया गया है कि इस एक्ट का मॉनिटर और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंतर्गत NCPCR और SCPCR के अंतर्गत जो भी कमीशंस फॉर्म हुए हैं वो मॉनिटर करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे इस एक्ट का। तो यहाँ पे बता दिया गया है सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत, और ये जो कमीशंस हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 45 में पावर टू मेक रूल्स। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि वो रूल बना सकती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन नंबर 45 में कि रूल बनाने की शक्ति किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और यहीं पे 46 में रिमूव डिफ़िकल्टीज़, अगर इस एक्ट में कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो उसको रिमूव करने का पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो यहाँ तक आज पूरा कंप्लीट होता है हमारा पॉस्को एक्ट, जिसमें हमने 1 से लेकर सेक्शन नंबर 46 तक पूरे कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।